हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएगी। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास। सबसे पहले तो इसका जो निर्माण हुआ, क्या पृष्ठभूमि थी, किस किस स्टेप में हुआ, वो सारा स्टेप पूछा जाता है। सबसे पहले तो अटलांटिक चार्टर, जो इसको क्रम में भी सजाने को आ जाएगा। अटलांटिक चार्टर दे देगा, तेहरान सम्मेलन हो जाएगा, याल्टा सम्मेलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका डेट याद रखना है। सबसे पहले अटलांटिक चार्टर 1942, फिर है 1943 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है, ये वर्ड जो क्वाइन किए हैं वो रूजवेल्ट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था, तो फरवरी 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन में वीटो का अधिकार किया गया, तो ये है आपका याल्टा सम्मेलन, जो कब हुआ था, फरवरी 1945। क्योंकि ये डेट फरवरी भी याद रखिएगा, क्योंकि 1945 में ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निर्माण हो गया था। तो किस में निर्माण हुआ था ये भी पूछा जाएगा। तो 1945 में, लेकिन ये जून में हुआ है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, और याल्टा सम्मेलन जो हुआ मतलब फरवरी 1945 में हुआ है। तो कितने सम्मेलन होंगे, अटलांटिक चार्टर हो गया, फिर हो जाएगा आपका तेहरान सम्मेलन, फिर होगा इसमें जो याद करने की चीज़ है, रूजवेल्ट ने इस वर्ड को दिया था। फिर है याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945। आगे चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार इसमें टोटल 111 अनुच्छेद है, जो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखी हूँ। इसके अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन कौन सा अनुच्छेद किस किस से रिलेटेड है। चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया, 1 फरवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य होंगे। ठीक है, तो मूल सदस्य कौन होंगे, जो उस समय हस्ताक्षर किए थे। आगे है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूएनओ दिवस मनाया जाता है, इसीलिए यूएन दिवस में। ठीक है, 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्ट में, ये भी पूछा जाए कहाँ पे हुआ था इसका पहला अधिवेशन, तो लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था। राज्य के मध्य विवादों को निपटारा करने के लिए राष्ट्रों में आपसी सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य की संख्या क्या है, 51 है, जबकि वर्तमान में 193 सदस्य हैं। भारत देश का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में सबसे जो नया सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, 93वां। उद्देश्य क्या है, अब ये बना था किस उद्देश्य के लिए बना था, तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य चार्टर के अनुच्छेद 1 में है। इसका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उस उद्देश्य के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा का उपाय करना। आगे है ताकि शांति के लिए खतरे से बचा जा सके और उन्हें दूर किया जा सके, सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंधों का विकास करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। चौथा, इन सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारिणी का सिद्धांत क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से सिद्धांत है, पहला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य संप्रभु समानता होगी।
सदस्य राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायी स्वेच्छा से पालन होगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। चौथा है, सभी सदस्य ऐसा कुछ न करेंगे जिससे अन्य देशों के प्रादेशिक अखंडता के लिए वे बल प्रयोग या उसकी धमकी द्वारा किसी प्रकार का संकट उत्पन्न करेंगे। पांचवा है, सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऐसे देश की किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध यूएनओ में कोई कार्रवाई कर रहा हो। आगे संयुक्त राष्ट्र इस बात का प्रयोग करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं है वे देश के सिद्धांत के अनुकूल आचरण करें। जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं उनसे संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, अब इसके अंग कितने हैं? पहले तो 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, महासभा, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। एजेंसियां क्या क्या हैं? तो संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय याद रखिएगा, ये सब का मुख्यालय पूछा जाता है। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। FAO कृषि एवं खाद्य संगठन, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी क्योंकि यूनेस्को के द्वारा फिलिस्तीनी के एक शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जिस पर इजराइल अपना दावा व्यक्त करता है। आगे है कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। कोष क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, मुख्यालय वाशिंगटन है। विश्व बैंक आगे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सबसे पहले न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है, चाइनीज है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। सचिवालय के कामकाज केवल अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकृति क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र राज्यों की सहायता पर निर्भर करता है। यह विश्व सरकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता और सैनिक सहायता के लिए भी राज्य पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संघ आदर्शवादी विचारों द्वारा समर्थित संस्था है। अब हर एक अंग के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद क्या कार्य है? तो सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना है। हथियार की दौड़ को रोकने का प्रयत्न करना है। आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना है। आक्रमणों को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। ईरान, म्यांमार, सीरिया पर प्रतिबंध वर्तमान में सुरक्षा परिषद द्वारा लगाया गया। ठीक है, आगे है संरचना इसकी इम्पोर्टेंट है। 15 टोटल सदस्य होते हैं, उसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 1965 में चार्टर का संशोधन किया गया जिसमें अस्थायी सदस्य 6 से बढ़ाकर 10 के, पहले जो मूल में था 6 था, अब 10 है और प्रत्येक 2 वर्ष में फिर ये रोटेट होते जाते हैं, बदले जाते हैं। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं जिसका अनुपात है, पहला क्या क्या अनुपात है देखिए, 5 सदस्य अफ्रीका एवं एशिया से लिए जाएंगे, 2 लैटिन अमेरिका से लिए जाएंगे, 2 पश्चिमी देशों से लिए जाएंगे, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। चार्टर का अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामले से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा की उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। वर्ष 1971 में राष्ट्रवादी चीन को अस्थायी सदस्य से निकालकर जनवादी चीन को स्थायी सदस्य
बना दिया गया। सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष भर चलती रहती है। वर्तमान में, अब ये तो देख लेना अभी का, सुरक्षा परिषद द्वारा शांति बनाए रखने के लिए व्यापारिक, आर्थिक और प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 41 में किया गया है। किसी राज्य पर सैनिक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के संघ के चार्टर की 42 में किया गया है। सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्रवाई के लिए 9 सदस्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अस्थायी सदस्य की वीटो जिसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी अस्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाएगा। आगे सामूहिक सुरक्षा तो क्या होता है? सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी राज्य के लिए बनाई गई सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय एक के लिए सभी के लिए, ये वर्ड ही आता है। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? एक के लिए सभी और सभी के लिए एक। आगे सामूहिक सुरक्षा का आशय एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया आक्रमण विश्व की शांति और सुरक्षा पर किया गया आक्रमण है। इसलिए सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वे विश्व के आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्य करें। इसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 7 में किया गया है। सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शांति निर्माण प्रक्रिया हेतु कर सकता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं, इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। पीस कीपिंग ऑपरेशन तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्धोत्तर पक्षों को अलग अलग करके उनकी शांति स्थापना करना पीस कीपिंग का मूल उद्देश्य है। इनको नीला हेलमेट के लोग भी कहा जाता है। शांति सेना के द्वारा हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये केवल आत्मरक्षा की स्थिति में ही हथियार का प्रयोग करते हैं। इसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के चार्टर 6 में निहित है। शांति सेना राज्य की सहमति के बाद ही भेजा जाता है। पीस बिल्डिंग ऑपरेशन। पीस बिल्डिंग एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत राज्यों के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। पीस मेकिंग किसी संभावित युद्ध की परिस्थिति को प्रतिबंधित कर देना या रोक देना पीस मेकिंग कहलाता है। इसे निवारात्मक या निषेधात्मक कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। आगे है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरुस घालिस ने 1992 में एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया था। अब ये पूछा जाएगा एजेंडा फॉर पीस का नारा किसने दिया था? इसके अंतर्गत पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग का नारा दिया गया। अब चलिए महासभा के बारे में देखते हैं। तो यह एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्य का समान प्रतिनिधि है। ठीक है, इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। महासभा में कई प्रकार की समितियां हैं। राजनीतिक समितियां, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समितियां, वित्त और प्रशासनिक समितियां, निशस्त्रीकरण की समितियां हैं। महासभा की बैठक प्रति वर्ष सितंबर माह में होती है। इसी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होता है। महासभा में किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, परंतु सभी देश का एक मतलब प्रतिनिधि भले 5 है बट उनका मत एक ही होगा। ठीक है, आगे महासभा के कार्य क्या है? अनुच्छेद 10 से 17 के बीच महासभा की शक्तियों का वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान न चुकाए उसे महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 19 में वर्णित है। महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय उस समय पर उपस्थिति एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के लिए जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल है। कौन कौन से विषय शामिल है देख लेते हैं। 1 मिनट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों का निष्कासन। महासभा केवल परामर्शदात्री प्रस्ताव ही प्रस्तुत करती है। महासभा द्वारा विश्व के विभिन्न राज्यों के लिए सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, इसलिए महासभा के द्वारा दुनिया के राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट
पारित करना, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन और सामान्य बहुमत से होगा। वर्ष 1953 में भारत की विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। महासभा ने वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया था। महासभा की समितियां क्या क्या हैं? निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औपनिवेशिक, प्रशासनिक, आय व्यय और कानूनी समिति, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापित के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में अस्थायी शक्तियों के वीटो के कारण शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हुई। 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, कोरिया संकट कब हुआ था याद रखिएगा। नेक्स्ट अंग है इसका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 54 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य प्रति 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका मूल कार्य विश्व का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। संयुक्त राष्ट्र की समूची विशेष एजेंसियां जैसे कि ILO हो गया, FA हो गया, यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, सामाजिक आर्थिक परिषद के निर्देशन पर ही कार्य करते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होंगे। सामाजिक आर्थिक परिषद के नियंत्रण में अनेक आयोग की स्थापना भी की गई है। सामाजिक आर्थिक परिषद के द्वारा वर्तमान समय में सतत विकास SDG को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रस्ताव से महासभा में शक्तियों के व्यापक वृद्धि हुई है। सतत विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की सफलता के बाद 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा रखी, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें 17 लक्ष्य, ये भी पूछा जाता है आपकी UGC नेट में, तो फर्स्ट पेपर में 17 लक्ष्य में कोई भी आ सकता है, तो आपको 17 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। आगे है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एजेंडा 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 17 लक्ष्य इस प्रकार है। क्या क्या है ये भी देख लीजिए। गरीबी का उन्मूलन है, खाद्य सुरक्षा, फिर भुखमरी समाप्ति है जिसका आधार सतत कृषि होगा, स्वास्थ्य, समावेश, समता, शिक्षा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ जल, सतत और पर्याप्त वाहनीय ऊर्जा, सतत समावेशी अर्थव्यवस्था, सतत आधार संरचना, राष्ट्रों के बीच असमानता का समापन, पर्याप्त सुरक्षित सतत आवास, सतत उपभोगी प्रवृत्ति, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, वन संरक्षण, मरुस्थलीकरण संरक्षण इत्यादि प्रयासों के लिए परितंत्र की सुरक्षा और संस्थानीकरण, सतत वैश्विक भागीदारी। मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2006 में किया था। ठीक है, इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्चायुक्त को हटाकर किया गया। इसका मूल उद्देश्य दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा करना है। संरचना क्या है? 47 सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी सदस्य लगातार 2 बार से अधिक सदस्य नहीं हो सकता। इसके सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। अफ्रीका से 13, एशिया से 13, पूर्वी यूरोप से 6, पश्चिमी यूरोप से 7, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 8। अब सचिवालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है, लेकिन इसके पहले महासचिव का निर्वाचन महासभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होती है। कार्यकाल चार्टर में महासभा के कार्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि टेन्योर के लिए होंगे, ऐसा कोई प्रावधान है। परंतु महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, दोबारा भी हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके महासचिव हैं वो देख लीजिए, वो भी क्रम में सजाने को आ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिगवेली पहले हैं 46 से, अब तो अभी कौन से पिछले एग्जाम जो उसमें वो टाइम लाइन भी पूछ लिया था। पहले तो क्रम में सजाने को आता था, अब ये कब से कब मतलब रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ट्रिगवेली 1946 से 52,
डॉग हैमर सेल्ड हो गए 53 से 61, यूथ हॉन्ट हो गए 61 से 71, कुर्त वॉल्यूम ये हो गए 72 से 81, फिर है जेवियर पेरेज दे क्लोरार ये है 82 से 91, बुतरुस बुतरुस घाली 92 से 96, फिर है कॉफी अन्ना 97 से 2006, वान की मून 2007 से 2016, और अभी एंटोनियो गुटरेस अभी भी हैं 17 से में निर्वाचित हुए थे और अभी तक वही हैं। तो अभी तक 9 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार देख लीजिएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका 2 रूपों में देखी जा सकती है। पहला क्या, सचिवालय के प्रधान के रूप में, और दूसरा कूटनीति दुनिया के पहले कूटनीतिक के रूप में, जो सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, वैश्विक आतंकवाद शरणार्थी समाधान, ये सब जो उसका कार्य है, सतत विकास लक्ष्य को अर्जित करना, MDG गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए इसका मुख्यालय नीदरलैंड में के हेग में है, ये तो आपको पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्शकारी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की सुलझाए जाते हैं, जैसा सीमा विवाद, जल विवाद इत्यादि। इसे स्वैच्छिक अधिकारिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से विवाद से मुद्दे पर परामर्श ले सकती हैं। इसे परामर्शकारी अधिकारिता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय उन सभी देशों पर बाध्यकारी होता है जो न्यायालय द्वारा दी गई संविधियों के भाग होते हैं। संरचना, मुख्यालय तो हेग में हो गया। इस न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, जो यूएनओ की मतलब मेनली काम इसी 2 भाषा में होता है। आगे है, न्यायालय में किसी एक राज्य के 1 से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है, 9 वर्ष याद रखिएगा, जनरली 5-6 वर्ष होता है, तो ये 9 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के निर्वाचन के लिए 70 वर्ष में पहली बार एक रोचक एवं ऐतिहासिक विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि महासभा में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी को बहुमत प्राप्त हो गया, जबकि सुरक्षा परिषद में ब्रिटिश न्यायाधीश ग्रीनवुड को बहुमत मिला। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सुरक्षा परिषद एवं महासभा के सदस्यों से मिलकर समिति के गठन का प्रावधान हुआ, लेकिन समिति के गठन से पहले ही ब्रिटिश न्यायाधीश ने अपना नाम वापस ले लिया। इससे भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी की विजय हुई। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता तथा भारत की बढ़ते वैश्विक पटल पर बढ़ती शक्ति का उदाहरण है। अब है न्यास परिषद, जिसका अब कोई वैसा काम नहीं रह गया है। देखिए, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए न्यास परिषद का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान समय में राजनीतिक और सामाजिक किसी भी रूप में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं है, अतः धीरे धीरे न्यास परिषद की भूमिका समाप्त हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपने प्रशासन और सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन प्रशासन न्यास परिषद के अंतर्गत था। वर्तमान समय में न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब प्रत्येक राज्य अपना शासन स्वयं संचालित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन, तो अनुच्छेद 108 में महासभा को चार्टर में संशोधन की शक्ति दी गई है। किसमें? 108 में, याद रखिएगा। आगे है महासभा और हमारे यहाँ संयुक्त अधिवेशन होने के लिए 108 है अनुच्छेद, ये याद रखिए, कोरिलेट कर लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में जो संयुक्त होता है उसके लिए अनुच्छेद 108 है, और इसमें संशोधन के लिए है। महासभा के संपूर्ण सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा चार्टर का संशोधन किया जाएगा, जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी सम्मिलित होंगे। यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर दे तो चार्टर में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे है, वे राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, ऐसा राज्य जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, वह अपने विवाद संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ला सकता है। वह
राष्ट्र सुरक्षा की बैठक में भागी कर सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में सुधार। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है, पुलिसमैन कहा जाता है इसे। इसका कार्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। अध्याय 7 के अनुच्छेद 42 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा होने पर सर्वप्रथम वाद विवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण उपयोग से शांति स्थापन किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। शीत युद्धोत्तर विश्व में विश्व राजनीति में आमूल परिवर्तन हुए, परंतु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति संतुलन को ही प्रकट करती है। इसलिए समकालीन विश्व सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन होना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की विसंगतियों या खामियां दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है: पारदर्शिता का अभाव और वैधानिकता का अभाव। ठीक है, और चलिए, अभी तो है इसमें, तो एक क्लास में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से सुरक्षा परिषद के सुधार या विस्तार के प्रस्ताव, कॉफी अन्नान का प्रस्ताव। ठीक है, ये यहाँ से देखेंगे, ये थोड़ा भी देख ही लेते हैं ये क्या लिखा है इसमें। देखिए, पॉल कैनेडी और माइकल रेजिमैन के अनुसार सुरक्षा परिषद अत्यधिक शक्तिशाली संस्था है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है क्योंकि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य गुप्त विचार विमर्श के द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले लेते हैं। यह मतदान औपचारिक मात्र रह जाती है। 94 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने एक नई पहल की जिसके अनुसार पहली बार गैर सदस्य राज्यों ने भी सुरक्षा परिषद विचार विमर्श किया, विशेषकर शांति निर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद के द्वारा अन्य सदस्य से भी परामर्श किया गया जो शांति कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य जो 51 है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 193 है, लेकिन अभी भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 ही हैं, ये भी वो है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के स्थायी सदस्य में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, ये गलत बात है। भारत सदस्य विशाल लोकतांत्रिक उभर कर आई है, फिर भी इसको स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। काफ़ी सारी त्रुटियां हैं, उसके लिए काफ़ी सारे प्रयास हो रहे हैं, बट उसके लिए कोई अभी पुख्ता वो नहीं हुआ। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता का सबसे बेहतर दावेदार माना, जिसके निम्नलिखित कारण है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक योगदान अत्यधिक देते हैं। दोनों दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। आलोचकों के अनुसार ये दोनों राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका के सामरिक मित्र हैं, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम है। जब तीनों यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले से ही शामिल है तो जर्मनी को सम्मिलित करने से यूरोपीय देश की संख्या अनुपातिक रूप से ज़्यादा होगी। सदस्यता का विस्तार वीटो के साथ हो रहा है। बिना वीटो के इस बिंदु पर भी मतभेद है। जेनेवा स्थित दक्षिण केंद्र के अनुसार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए। ठीक है, वीटो शक्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाए। वीटो के द्वारा मुट्ठी भर राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त है, इसका कार्य भी प्रभावित होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।